हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर इंतजार करता रह गया पाकिस्तान। भारत से नहीं आई पीएम मोदी की बधाई, शांति काल में पहली बार हुआ ऐसा। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी वजह, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चाइना ने भारत के साथ सीमा वार्ता के 2 दिन बाद तोड़ी चुप्पी, एलएसी के तनाव पर दिया बड़ा बयान दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ आखिर क्यों महबूबा मुफ्ती को आए भगवान श्री राम जी की याद, बताएंगे दोस्तों क्या कहा उन्होंने। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां नेपाल के रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर, तो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कह डाली है बड़ी बात दोस्तों। सारी जानकारियां आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरफ अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां स्वतंत्रता दिवस पर इंतजार करता रह गया पाकिस्तान, लेकिन भारत से नहीं आई पीएम मोदी जी की बधाई। पहली बार हुआ है शांति काल में ऐसा। आपको बता दें कि भारत में अंग्रेजों का शासन सन 1947 में बंटवारे के साथ खत्म हुआ और पाकिस्तान बन गया। 14 अगस्त को जहां पड़ोसी मुल्क अपनी आजादी का जश्न मनाता है, तो 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है। दोनों देशों के बीच पिछले 4 साल से तनाव की स्थिति है, हालांकि शांति बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद इस बार दोनों देशों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक दूसरे को बधाई संदेश नहीं दिया गया है। पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि शांति काल में यह पहला मौका है जब एक दूसरे को आजादी की सालगिरह पर कोई भी बधाई नहीं दी गई। पाकिस्तान के अखबार द न्यूज ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और खराब हो चुके हैं। परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों ने शांति काल के दौरान पहली बार अपने अपने स्वतंत्रता दिवस पर औपचारिक शुभकामनाओं के आदान प्रदान की परंपरा को खत्म कर दिया है। ये घटनाक्रम बताने के लिए काफी है कि दोनों के बीच रिश्ते किस हद तक बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जबकि भारत ने उसके एक दिन जस्ट बाद इसका जश्न मनाया। 14 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ का ऑफिस में आखिरी दिन भी था। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान और भारत द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी भी तरह की शुभकामनाओं का आदान प्रदान नहीं किया गया है। निवर्तमान सरकार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बधाई संदेश का इंतजार करती रह गई। उसी दिन अनवर उल हक कक्कड़ ने पाकिस्तान के 8वें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने भी भारत के स्वतंत्रता दिवस पर सलामी ना भेजने को तरजीह दी। पाकिस्तान की मीडिया की माने तो भारत के पीएम ने इस बार पदभार संभालने वाले सरकार के मुखिया का अभिवादन नहीं किया। अंतरिम पीएम कक्कड़ की सरकार के तीसरे दिन तक नई दिल्ली की तरफ से कोई मैसेज नहीं भेजा गया था। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि इन चीजों से अब साफ हो चुका है कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते कितने ज्यादा तल्ख हो चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, हमने आपको बड़ी वजह बता दिया कि यह सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि पीएम मोदी जी ने पाकिस्तान को बधाई नहीं दी, और दोस्तों पाकिस्तान ने भी भारत को बधाई नहीं दी। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, और क्या बड़े कारण हो सकते हैं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की हमारी प्रिय जनता। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन ने भारत के साथ सीमा वार्ता के 2 दिन बाद तोड़ी चुप्पी, एलएसी तनाव पर दिया बड़ा बयान। जी हां, भारत के साथ सीमा वार्ता के 2 दिन बाद आखिर चीन ने चुप्पी तोड़ते हुए एलएसी तनाव पर बड़ा बयान दिया है। चाइना ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ सीमा वार्ता का नवीनतम दौर स्पष्ट और व्यवहारिक माहौल में आयोजित हुआ था तथा दोनों पक्षों के बीच पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शेष मुद्दे के समाधान को लेकर सकारात्मक, रचनात्मक और गहन चर्चा हुई। चाइना भारत कोर कमांडर स्तर की बैठक का 19वां दौर 13 से 14 अगस्त तक भारतीय सीमा की तरफ चुशूल मोल्डो सीमा बैठक बिंदु पर आयोजित हुआ। 2 दिवसीय बैठक के बाद जारी एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में गतिरोध वाले शेष स्थानों से सैनिकों की वापसी को लेकर किसी तत्काल सफलता का संकेत नहीं मिला। चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बुधवार को मीडिया के एक सवाल पर कहा कि चीन बैठक के माध्यम से हुई प्रगति की सराहना करता है। स्पष्ट और व्यवहारिक माहौल में दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में एलएसी के शेष मुद्दों के समाधान पर सकारात्मक, रचनात्मक और गहन चर्चा की। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, आखिर क्यों महबूबा मुफ्ती को अचानक याद आए श्री राम भगवान। जी हाँ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने भगवान श्री राम जी और उनके रघुवंश का जिक्र करते हुए कहा कि 1947 में भारतीयों द्वारा जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों से किया गया वादा सुप्रीम कोर्ट में परीक्षण से गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत के लॉन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिस मामले की सुनवाई कर रहा है वो भारत के लोगों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि इस देश को बहुसंख्यवाद पर नहीं चलाया जा सकता है, ये देश संविधान के अनुसार चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का मुद्दा भारत के लोगों और 1947 में कश्मीर के मूल निवासियों के से किए गए वादे से
संबंधित है। मुफ्ती ने कहा कि हम जानते हैं कि देश के संस्थानों का क्या हुआ है, सौभाग्य से हमें अभी भी इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर कुछ भरोसा है। मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि देश रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए के सिद्धांत पर विश्वास करता है। पीडीपी नेता ने कहा कि मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो जय श्री राम जी के नाम पर हत्या करते हैं और जय श्री राम के नाम पर पीट कर मारने वाला काम करते हैं। मैं उन बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो रामचंद्र जी उनके वचन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए में विश्वास करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वचन आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षण का सामना कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आप लोगों की इस पर अब क्या राय होने वाली है महबूबा मुफ्ती के इस बात पर दोस्तों, जिनको अचानक श्री राम जी याद आए हैं। अगली खबर की बात करें जहां नेपाल के रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर, तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया आगाह, कह डाली है बड़ी बात। बता दें, भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा का दोनों देशों का लाभ होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने आगाह किया है कि इसका अवांछित तत्वों द्वारा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह बयान उस वक्त दिया जब वो भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आयोजित नेपाल भारत मैत्री कार्यक्रम में बोल रहे थे। नेपाल भारत मैत्री सोसाइटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में केपी शर्मा ओली मुख्य अतिथि थे। इस दौरान ओली ने भारत सरकार को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत और नेपाल का गठन भी नहीं हुआ था उससे पहले से दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंध है। दोनों ही देशों के बीच संबंध प्राकृतिक रूप से उपजे हैं। दोनों ही देश साझा संस्कृति, धर्म और सामाजिक मूल्यों को साझा करते हैं। दरअसल जिस तरह से हाल ही में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत पहुंची, उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल से भारत आई और सचिन के साथ नोएडा में रह रही है। सीमा ने बताया कि वो सचिन के प्यार में बिना वीजा और पासपोर्ट के ही भारत आ गई। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से सीमा नेपाल के रास्ते भारत में आई, उसके बाद नेपाल भारत सीमा पर सुरक्षा और घुसपैठ को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना के बाद भारत ने नेपाल और बांग्लादेश की सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया है। नेपाल के रास्ते लोग बिना वीजा और पासपोर्ट के ही आते जाते रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर की घटना के बाद बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा सवाल खड़े होने लगे। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां कच्चे तेल के बाद रूस से डिस्काउंट पर गेहूं खरीदने का विचार कर रहा भारत। अमेरिका यूरोप का खिसियाना हुआ तय। जी हां, कच्चे तेल के बाद अब भारत रूस से भारी डिस्काउंट पर गेहूं भी खरीदने की योजना बना रहा है और इकोनॉमिक टाइम्स ने 4 सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर दी है। भारत अगले साल राज्य और राष्ट्रीय चुनावों से पहले खाद्य आपूर्ति बढ़ाने और खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए एक दुर्लभ कदम उठा रहा है और बढ़ती वैश्विक कीमतों के बावजूद रियायती दर पर गेहूं आयात करने के लिए रशिया के साथ बातचीत कर रहा है। आयात से नई दिल्ली को गेहूं की कीमतों को कम करने के लिए बाजार में ज्यादा प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा, जिसने जुलाई में मुद्रास्फीति को 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। लिहाजा मोदी सरकार की कोशिश है कि अगले साल लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रशिया से डिस्काउंट पर गेहूं खरीदा जाए ताकि खाद्य महंगाई दर को कम रखा जा सके। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो किया, प्रधानमंत्री ने भारत तोड़ो कर रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा न करने को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तीखा प्रहार किया और यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी भारत तोड़ो का काम कर रहे हैं। खड़गे ने राजधानी के ताल कटोरा स्टेडियम में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह दावा भी किया है कि सरकार विपक्षी नेताओं को जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष एवं कांग्रेस के नेता डरने वाले नहीं हैं। खड़गे ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए संबोधनों का उल्लेख करते हुए कटाक्ष किया कि अब उन्होंने भाइयों बहनों कहना छोड़ दिया है, अब कह रहे हैं परिवार वालों। उन्होंने कहा आप सरकार सीबीआई ईडी का उपयोग कर रहे हैं और विपक्ष को सता रहे हैं, कांग्रेस को सता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। खड़गे ने कहा कि हमने संसद में मणिपुर के बारे में बोलने के लिए प्रधानमंत्री से बार बार आग्रह किया, जब वो नहीं बोले तब लोकसभा में हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दें जहां उमा भारती का प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर सबसे बड़ा बयान। कहा मोदी जी कब 75 साल के होंगे ये उनकी डेट ऑफ बर्थ तय नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र और अगले चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में 75 वर्ष का जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि 75 वर्ष के बाद बीजेपी अपने नेताओं को निष्क्रिय कर देगी यानी रिटायर कर देगी, वो मोदी जी पर ये रूल लागू नहीं होता है, नहीं किया जाना चाहिए। उमा भारती ने कहा कि मोदी कब 75 वर्ष के होंगे ये उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं बल्कि देश की जनता की भावनाएं तय करेंगी। उमा भारती ने मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत का भी दावा किया। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी उमा
भारती की इस बात का पूरे तरीके से समर्थन करते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है इस बयान पर। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपसे